नमस्कार, आप देख रहे हैं आंकड़े बारे फैसला आपका और मैं हूं आपके साथ मनोज मनु। राजस्थान और मध्य प्रदेश में जबरदस्त चुनावी माहौल बना हुआ है। बीजेपी ने आज मध्य प्रदेश में 5वीं लिस्ट जारी की है जिसमें 92 कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान किया गया है। अब वहां सिर्फ जो सीट बची है गुना और विदिशा है। वहीं राजस्थान में बीजेपी ने दूसरी सूची जारी करते हुए 83 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की है। तो कांग्रेस ने भी राजस्थान में पहली लिस्ट जारी करते हुए सभी बड़े चेहरों को मैदान में उतार दिया है। कुल मिलाकर जो आज लिस्ट जारी की है उसके सियासी मायने क्या है, ये हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि कौन से चेहरे किसके सामने हैं, क्यों अगर पहले नाम जारी किए गए हैं तो उसके पीछे का कारण क्या है, और अगर कुछ सीटें रोक ली गई हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो, छत्तीसगढ़ में हो और राजस्थान में है, तो इसके पीछे का क्या कारण है। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं मध्य प्रदेश में बीजेपी ने किस लिस्ट में कितने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है और अब कितने उम्मीदवार बाकी हैं, यानी कि कितनी सीटों पर कैंडिडेट्स रोक लिए गए हैं। मध्य प्रदेश में कुल सीटें 223 है। पहली लिस्ट 39 की निकाली गई, दूसरी लिस्ट भी 39 की निकाली गई। ये दूसरी लिस्ट वो थी जिसमें कई सांसद और केंद्रीय मंत्रियों के नाम थे। तीसरी लिस्ट में सिर्फ एक नाम निकाला गया और चौथी सूची जो निकाली गई बीजेपी की मध्य प्रदेश की, उसमें 57 उम्मीदवारों के नाम जारी कर दिए। ज्यादातर विधायक, ज्यादातर मंत्रियों को रिपीट कर दिया गया और 5वीं लिस्ट जो कि आज निकली है उसमें 92 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। 3 मंत्रियों के टिकट कटे हैं। गौरी शंकर बिसेन जिन्होंने बालाघाट से जो विधायक थे, उन्होंने अपनी बेटी मौसम बिसेन को टिकट दिलवाया है। इसके साथ साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक ओपीएस भदौरिया जो कि मैगांव सीट से थे, उनका टिकट कट गया। और यशोधरा राजे सिंधिया जिन्होंने खुद चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था, उनकी जगह पार्टी ने देवेंद्र जैन को उम्मीदवार बनाया। अब सिर्फ 2 सीटें बाकी हैं। ये 2 सीट कौन सी है? एक विदिशा और दूसरी गुना। विदिशा इसलिए कि शिवराज सिंह चौहान किसी खास नाम पर, खास पसंद पर अड़े हुए हैं, और गुना में ये तय करने की कोशिश की जा रही है अपने पुराने ही एक साथी को जो कि कांग्रेस में चले गए हैं, उनसे भी बातचीत चल रही है। कुलभूषण हमारे सहयोगी भोपाल से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलभूषण, अब तक केवल 2 सीटों को छोड़कर मध्य प्रदेश में 228 सीटों पर पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। संकेत कैसे? मध्य प्रदेश में सिर्फ एक सीट कांग्रेस की बची है, अमोला निशा बागरे के लिए वेट किया जा रहा है, इंतजार किया जा रहा है कि कोर्ट उसमें अपनी बात कर दे या सरकार उनका इस्तीफा मंजूर कर ले, और बीजेपी ने 2 सीट खाली छोड़ी हैं। इसके पीछे का समीकरण क्या? देखिए, अगर सबसे पहले बात की जाए तो कांग्रेस ने निशा बागरे जो कि डिप्टी कलेक्टर है, उनके लिए जो सीट आमला की छोड़ी है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हाई कोर्ट के बाद निशा बागरे सुप्रीम कोर्ट भी पहुंची थी, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह कहा गया कि आपकी याचिका जो है वो हाई कोर्ट में लगाई गई है और हाई कोर्ट में आपका मामला पेंडिंग है। लेकिन सवाल यही उठता है कि कांग्रेस इंतजार कर रही है। आज से जो है नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन क्या निशा बागरे को कांग्रेस अपना प्रत्याशी बनाएगी? क्या सरकार इस्तीफा मंजूर करेगी? हालांकि ये वक्त बताएगा। लेकिन बीजेपी ने आज अपने जो बची हुई सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है। इसमें कई ऐसे चौंकाने वाले नाम हैं। सबसे पहले होशंगाबाद की अगर हम बात करें तो 2 भाई आपस में टकराते हुए नजर आएंगे, एक गिरजा शंकर और सीता शरण। एक को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया, दूसरे को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया। इसके साथ ही कुलभूषण, अब यहां मैं आपको रोकना चाहता हूं। बीच में आपको याद होगा सीता शरण ने यह साफ तौर पर कहा था, बीजेपी के नेताओं से ही कह दिया था कि अगर कांग्रेस ने मेरे भाई को गौरी शंकर को वहां से अगर उम्मीदवार बना दिया तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन फिर अचानक से ये क्यों कांग्रेस ने पहले नाम जारी कर दिया और सीता शरण भी अब वहीं से चुनाव लड़ रहे हैं अपने भाई के सामने? बिल्कुल, यानी कि ये स्पष्ट है भाई भाई की लड़ाई है, लेकिन विधायकी की जो सीट है वो एक ही परिवार के घर में रहेगी। या तो बड़ा भाई जीतेगा या छोटा भाई जो है विधायकी का पद जीतेगा। लेकिन यहाँ पे सीता शरण लगातार दावेदारी करते हुए नजर आ रहे थे। प्रदेश बीजेपी कार्यालय में भी हमने जो तस्वीर देखी, होशंगाबाद से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंच रहे थे और सीता शरण शर्मा के लिए नारेबाजी कर रहे थे, उनको टिकट दिलाने के
लिए जो है जोर शोर से प्रेशर पार्टी पर बनाते हुए नजर आ रहे थे। इसके साथ ही भोपाल की दक्षिण पश्चिम सीट की अगर हम बात करते हैं, भगवान दास सबनानी जो कि हुजूर से तैयारी कर रहे थे, लेकिन एक नए चेहरे को दक्षिण पश्चिम में टिकट दे दिया जाता है। हुजूर की जो गाड़ी है वो दक्षिण पश्चिम मुड़ जाती है और भगवान दास सबनानी जो है हुजूर के वोटर हैं, लेकिन एक नए चेहरे पर ये दाव बीजेपी ने जरूर खेला है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या 2018 देखने वाली बात है कि 2018 में क्या कुछ निकल कर आता है। यानी कि अब दोनों ही पार्टी के करीब करीब सभी उम्मीदवार आमने सामने हैं और जिस तरीके से तस्वीर हम देख रहे हैं कांटे की लड़ाई मध्य प्रदेश में दिखाई दी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे कुलभूषण आपका। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं राजस्थान की। राजस्थान में बीजेपी ने अब तक 2 लिस्ट जारी की है। दोनों लिस्ट में कितने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान है, एक नजर डाल लेते हैं। कुल सीटें राजस्थान में 200 हैं। पहली लिस्ट 41 की जारी की गई थी और दूसरी लिस्ट 83 की यानी कि आज जारी की गई है। अब 76 उम्मीदवार दिखाई दे रहे हैं और आपको बता दें कि दूसरी लिस्ट में भी वसुंधरा राजे की उतनी ही चली है जितना वसुंधरा राजे अपनी उपस्थिति राजस्थान में देती हैं। राजस्थान में बीजेपी की जो दूसरी लिस्ट की है उसमें बड़ी बातें क्या है, इस पर एक नजर डालिए और समझिए। वसुंधरा राजे सिंधिया को झालरा पाटन से टिकट मिला है। सतीश पूनिया को अंबर से टिकट दिया गया है। वसुंधरा राजे कैंप के कई नेताओं को इसमें टिकट दिया गया है। 83 में से 10 महिलाओं को भी टिकट दिया गया है और 5 से 7 विधायकों के टिकट इसमें काटे गए, यानी कि बहुत कैची नहीं चलाई गई है। उधर राजस्थान में कांग्रेस ने भी 33 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट की बड़ी बातें क्या है, एक नजर उस पर डाल लेते हैं। सरदारपुरा से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद चुनाव लड़ रहे हैं। टोंक से सचिन पायलट चुनाव लड़ रहे हैं, उनको टिकट दिया गया है। नाथबाड़ा से विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को टिकट दिया गया है, वो वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। और राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को लक्ष्मणगढ़ से टिकट दिया गया है। यानी कि 33 प्रत्याशियों की लिस्ट में 32 पुराने नाम हैं, एक जगह नाम नया दिया गया है। यह सूची है। अब किसको कितने यानी किस गुट को कितने टिकट मिले। राजस्थान में कांग्रेस की लिस्ट में सचिन पायलट समेत उनके गुट को तवज्जो दी गई है। पायलट गुट के कई नेताओं को यहां पर टिकट दिया गया है। एक नजर डाल लेते हैं वो कौन कौन से। विराटनगर से इंद्राज सिंह गुर्जर, लाड़नू सीट से मुकेश भाकर, परबतसर सीट से रामनिवास काबड़िया, नौहर सीट से अमित सहचान, ये तमाम सारे नाम हैं जो सचिन पायलट के समर्थक हैं। इन मनु शर्मा जो कि इंडिया न्यूज़ के एडिटर है राजस्थान के, हम उनके पास चलेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी और कांग्रेस की लिस्ट क्या कहती है। मनु जी, बीजेपी की एक लिस्ट आ गई, बहुप्रतीक्षित लिस्ट, लंबे समय से इसका इंतजार चल रहा था। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर क्यों राजस्थान में बीजेपी की लिस्ट अटकी पड़ी है। लेकिन आज जो लिस्ट आई है, एक लिस्ट तो पहले भी आ चुकी है, आज जो लिस्ट आई है इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि केंद्रीय नेतृत्व भी ये मान रहा है कि वसुंधरा राजे का प्रभाव है और यही कारण है कि इस सूची में भी वसुंधरा राजे के समर्थकों का प्रभाव दिखाई दे रहा है। बिल्कुल मनोज सही कह रहे हैं इस बात को, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व ने पहली सूची जारी करके और ये एहसास कर लिया कि इस तरह के जो हालात अगर रहे तो पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसी कारण से जो आज जो 83 की सूची जारी की गई है, इसके अंदर कम से कम 20 जो हैं वसुंधरा समर्थक और उनके विधायकों को टिकट मिल पाए हैं वापस से। तो एक बड़ी खबर इसको कह सकते हैं कि राजस्थान के अंदर लगातार ये माना जा रहा था कि वसुंधरा राजे को साइडलाइन करके चल रही है पार्टी, लेकिन आखिर केंद्रीय नेतृत्व को ये मानना पड़ा है कि राजस्थान के अंदर जो जिस तरह के हालात हैं उसमें मौजूदा विधायकों में अगर वसुंधरा समर्थकों को टिकट नहीं दिया गया तो कहीं ना कहीं निर्दलीय उतर करके वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसी बात में जब 41 सीटों की सूची जारी कर दी गई थी उसके बाद में दोबारा से इन पर मंथन हुआ है और जो संगठन की तरफ से सूची गई उसके ऊपर और आरएसएस ने जो अपनी सूची दी उसके ऊपर दोबारा से मंथन करके एक एक सीट को बारीकी से देख करके ये सूची जारी की गई है। वसुंधरा राजे के करीबन 20 समर्थकों को इसमें टिकट मिल गया। दूसरी बात कहना चाहेंगे कि जो 51 विधायक हैं बीजेपी के, उनको रिपीट किया गया है, यानी टिकट काटे गए हैं केवल 8 विधायकों को, जिसमें भी एक उम्रदराज विधायक जो सूर्यकांता व्यास है उनके दिए गए हैं। चंद्रमान सिंह आक्या है जिनको चित्तौड़गढ़ से थे, लेकिन उनका आज ही काफी विरोध जो है देखने को मिला है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा मनोज, जो जयपुर के अंदर दिया कुमारी को उतारा गया उस सीट के ऊपर जो पहले सिटिंग जो एमएलए थे वो थे नरपत सिंह राजवी, जो भैरव सिंह शेखावत के दामाद थे, और उनका टिकट काट करके उनको चित्तौड़गढ़ भेजा गया है। आज चित्तौड़गढ़ में जैसे ही भेजा गया उनका, तो वहां जो मौजूद सिटिंग विधायक है चंद्रमान सिंह आक्या, उनका विरोध झेलना पड़ा
और सीधे तौर पर वहां काफी नारेबाजी हुई और जो प्रदेशाध्यक्ष है सीपी जोशी, उनके पुतले भी जलाए गए और काफी विरोध सहन करना पड़ रहा है। अभी तक पार्टी को कुछ सीटों पर अभी तक विरोध लगातार इसमें जारी है, लेकिन बहुत कुछ पहली सीट जो सूची जारी की गई उसके बाद से पार्टी समझ गई थी कि ये जो हालात हैं काफी विकट हो सकते हैं। इसी कारण से वसुंधरा को आपने देखा होगा हर मीटिंग में लगातार जो कोर कमेटियों की बैठक रही उसके अंदर सीधे तौर पर एक बात और बताना चाहेंगे, जो मौजूदा विधायक है जिसमें वसुंधरा समर्थक है, उन लोगों का भी काफी दबाव था वसुंधरा राजे के ऊपर कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर सीधे तौर पर वसुंधरा राजे दूरी बनाती है पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से तो उन लोगों को भी टिकट से हाथ धोना पड़ेगा। इसी कारण से उन लोगों का इतना दबाव था कि जितनी अगर चल सकती है उतने लोगों को टिकट दिलाया जाए। इसी कारण से जयपुर के जो माना जा रहा था कि मालवीय नगर की सीटें जहां कालीचरण सर्राफ को मैदान में उतार दिया गया है, बिल्कुल ये मान करके चला जा रहा था कि इस बार कालीचरण सर्राफ का टिकट कटेगा, लेकिन ऐन वक्त पर जब आज लिस्ट सामने आई तो सबसे पहले कालीचरण सर्राफ का नाम था। इसी तरीके से जो टिकट काटे गए उसमें आरएसएस के तरफ से अगर उनकी चली हो, जिसको साफ तौर से माना जा रहा है कि अशोक लाहोटी जिन्होंने यहाँ के जो सबसे बड़े प्रचारक के रूप में है निम्बाराम, उनके ऊपर नगर निगम ग्रेटर का एक सफाई कर्मचारियों को बिल पास कराने के लिए 20 करोड़ की रिश्वत का एक सीडी जो कांड हुआ था उसके अंदर नाम आ गया, तभी मान लिया गया था कि अशोक लाहोटी का टिकट कटेगा आरएसएस के कारण से, और वही हुआ है। अशोक लाहोटी का टिकट जयपुर से काट दिया गया सांगानेर से। तो ये तमाम बड़े जो बातें मनु ये भी बताना जी कि जी जो जी बिल्कुल, साथ में ये बताना चाहेंगे कि जो पिछली बार एक जो नया प्रयोग किया जा, आप मध्य प्रदेश के अंदर किया हो चाहे राजस्थान के अंदर जो किया हो, जिसमें 7 सांसदों को उतारा गया और उनका जो जिस तरह का विरोध अभी भी चल रहा है, जिसमें देवजी पटेल हैं, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है, तिजारा से बालकनाथ है, इनको अभी भी विरोध सहन करना पड़ रहा है। दूसरी सूची में ये प्रयोग अभी नहीं देखा गया है कि किसी और सांसद को उतारा गया हो। जी मनोज। मनु जी, आपने ठीक कहा, क्योंकि जो प्रयोग मध्य प्रदेश में किया गया वहां पर भी जो 8 सांसदों को मैदान में उतारा गया वो सबके साथ फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं, केवल एक को छोड़कर, प्रहलाद पटेल को। और यहां भी राजस्थान में जिस तरीके से सांसद और केंद्रीय मंत्री को उतारा गया वहां भी कमोबेश वही स्थिति है। और उसके बाद की जितनी भी सूची आई है वहां पर केंद्रीय नेतृत्व ये मानने को तैयार हो गया कि जो क्षेत्रीय हमारे लीडर हैं, क्षेत्रीय छत्रप हैं, उनके ऊपर बहुत ज्यादा हावी होकर हम विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाएंगे, हमें उनको साथ लेकर चलना ही होगा। और अगर हम उनको साथ लेकर नहीं चले, हमने यहां से रणनीति बनाकर उनके ऊपर थोपी, तो यह मान के चलिए कि नजर हटी और दुर्घटना घटी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं मनोज इस बात को कि जो 8 सांसदों को जो पहले राजस्थान के अंदर 7 सांसद उतारे गए, जिसके अंदर सीधे तौर पर बात है कि आज भी राज्यवर्धन सिंह जो है अपनी जगह नहीं बना पा रहे हैं और उनको जो टिकट दिया गया है वो वसुंधरा राजे के समर्थक राजपाल सिंह शेखावत का काट करके टिकट दिया गया, जिसके विरोध अभी भी सहन करना पड़ रहा है। तो सीधा जो देवजी पटेल है सांचौर से, उनको भी विरोध सहन करना पड़ रहा है। बालकनाथ जो है उनको तिजारा में सहन करना पड़ रहा है। ये तमाम जो अभी भी सांसद जो हैं उनकी सीटें उलझी हुई है। तो यानी एक चाहे केंद्रीय नेतृत्व ने ये समझ करके 2024 की तैयारियों के साथ में शुरुआत की हो कि जिन सांसदों को एक बार चलिए विधायक का चुनाव लड़ा करके और वहां पर कहीं अगर सरकार आती है तो वहां कहीं मंत्री पद पर एडजस्ट किया जाएगा, लेकिन ये हालात अब जो जिस तरह के बता रहे हैं उसके अंदर ये जो सांसद है उनमें भी 2-3 सीटें ऐसे राजस्थान के अंदर फंसी हुई है, जिसके ऊपर पार्टी जो है सीधे तौर पर अभी भी चिंता कर रही है कि इनके जो विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं इनको कैसे रोका जा सकता है, इसका डैमेज कंट्रोल जो है वो कैसे किया जा सकता है, इन सब पे अभी भी चिंता चल रही है पार्टी की। जी मनोज। तो मनु शर्मा हमारे एडिटर इंडिया न्यूज के जो बता रहे हैं कि इसको लेकर अभी भी चिंता, एक सूची आने वाली है। मनु जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि राजस्थान से लगातार इस तरह की तस्वीरें आ रही थी। ये बीजेपी में इस बात को लेकर विरोध था कि तमाम जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, अधिकारी हैं, वो अचानक से सामने आ गए और वो पार्टी से टिकट भी मांगने लगे। इसको लेकर पार्टी में और बहुत विरोध दिखाई दिया। क्या माना जाए कि रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स को पार्टी उतनी तवज्जो देगी, टिकट देगी, जिसका विरोध पार्टी में बहुत ज्यादा दिखाई दिया? देखिए, एक आईएएस को तो राजस्थान के अंदर, पूर्व आईएएस को राजस्थान के अंदर बस्ती से चुनाव उतार चुकी है, जो चंद्रप्रकाश मीणा है, उसको यहाँ पर उतारा गया है, लेकिन और अभी सूचियों के अंदर कहीं नाम नहीं दिखाई गया है। कहीं ब्यूरोक्रेट्स को मैदान में उतार करके और कहीं चुनाव लड़ने की बात आ रही हो। ज्वाइन कराया गया है, अलवर से भी ज्वाइन हुई है, एक पूर्व आईपीएस की ज्वाइनिंग हुई थी, लेकिन अभी तक उनका कहीं किसी सूची के अंदर नाम नहीं आया है। तो साफ तौर पर है कि पार्टी
जो चाहे जिनको ज्वाइन करवा लिया हो उनका लाभ ले सकती है, लेकिन उनको टिकट दे करके मैदान में अगर पैराशूट उतारेंगे तो उसका विरोध जो है पार्टी को मालूम हो चुका है, क्योंकि स्थानीय स्तर पर लीडर्स जो हैं लगातार 5 साल तक एक्टिव रहते हैं और वो अपने क्षेत्र में काम करते हैं, और अचानक से कोई पैराशूट से उतर करके आता है तो अब वो स्थिति नहीं रही। राजस्थान में भी हो चाहे कोई अन्य प्रदेश के अंदर हो, वो लोग निर्दलीय मैदान में उतर करके कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इस बात को पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व समझ चुका है, इसी कारण से केवल एक पूर्व आईएएस को अभी तक मैदान में उतारा गया है। जी एक मनोज। पूर्व आईएएस को अभी तक मैदान में उतारा गया। मनु जी, आप हमारे सामने बने रहिए क्योंकि तमाम सारी चीजें देखी जा रही हैं। उधर मध्य प्रदेश में भी ज्योतिरादित्य सिंधिया कुछ समर्थक मंत्री विधायकों के टिकट कट गए हैं, यानी कि जो कांग्रेस की सरकार जिन विधायकों ने गिराई थी, कुछ विधायक जो उपचुनाव में जीत गए थे, कुछ विधायक जो उपचुनाव में हार गए थे, उनके भी टिकट कट गए हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर ओपीएस भदौरिया जो कि मेहगांव से विधायक भी थे और मंत्री भी थे, उन्हें टिकट नहीं मिला है। रक्षा सिरोनिया जो कि भांडेर की सीट से विधायक रही हैं, उपचुनाव में भी जीत कर आ गई थी, उनको टिकट नहीं मिला है, उनको टिकट नहीं दिया गया है। ग्वालियर पूर्व से जो मुन्ना लाल गोल हैं, उपचुनाव में हार गए थे लेकिन सरकार उन्होंने गिराई थी, सरकार गिराने के बाद वो आए थे, उन्हें टिकट नहीं दिया गया। वहां से माया सिंह जो कि राज्यसभा की सदस्य भी रही हैं, बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रही हैं और विजया राजे सिंधिया के परिवार से हैं, उन्हें टिकट दिया गया है। इसके साथ साथ अगर आगे बढ़े तो यशोधरा राजे सिंधिया की सीट से देवेंद्र जैन को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके साथ साथ कुछ और मंत्री सिंधिया समर्थक जिनके नाम विवादों में आए थे, कथित सीडीज में नाम आया था महेंद्र सिसोदिया का, इसके साथ साथ विजेंद्र यादव का, उन्हें भी पार्टी ने टिकट दे दिया गया है। तो कुल मिलाकर ज्यादातर जो विधायक हैं सिंधिया समर्थक, भले ही सर्वे में वो कमतर आके गए हों, लेकिन उनको टिकट दे दिया गया है। अगर बात आज जबलपुर की करें तो जबलपुर में एक सीट है जहां से अभिलाष पांडे को उम्मीदवार बनाया गया, जो कि भारतीय जनता युवा मोर्चे के अध्यक्ष भी रहे, उन्हें उम्मीदवार बनाया गया और वहां पर उनकी उम्मीदवारी के विरोध के चलते भूपेंद्र यादव को विरोध का सामना करना पड़ा। वो तस्वीरें हम आपको बाद में दिखाएंगे, लेकिन मनु शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हैं। मनु जी, आपसे एक चीज हम पूछना चाहते हैं कि अब तक जो सूची सामने आ रही है, उस सूची को, उस लिस्ट को अगर देखा जाए, बीजेपी की भी और कांग्रेस की भी, आपको क्या लगता है उम्मीदवारों का चयन किस तरीके का लग रहा है? क्या वाकई टक्कर का है या कहीं ना कहीं पार्टियों से गलती हो रही है? वो भी गलती इसलिए कि दबाव है स्थानीय नेताओं का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सूची का अगर विश्लेषण करते हैं, आपने जो सवाल पूछा उसके हिसाब से, तो सूची के अंदर बिल्कुल बैलेंसिंग करने की कोशिश की गई है दूसरी वाली सूची के अंदर। यानी जो आज 83 की जो सूची जारी की गई है उसके अंदर साफ तौर से दिख रहा है कि ये बात केंद्रीय नेतृत्व के सामने आ चुकी थी कि अगर ज्यादा छेड़छाड़ की जाएगी, ज्यादा लोगों के टिकट काटे जाएंगे तो ज्यादा विरोध सहन करना पड़ेगा। इसी कारण से 51 विधायकों को वापस से रिपीट कर दिया गया है। दूसरी बात, वसुंधरा राजे का ख्याल रखा गया, क्योंकि उनके समर्थकों के अगर टिकट काटे जाएंगे तो राजस्थान के अंदर जैसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करते हैं कि अपने समर्थकों को उतार करके मैदान में और निर्दलीय जितवा करके और कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान पहुंचाते हैं और बाद में उन्हीं का समर्थन हासिल करके अपनी सरकार चलाते हैं। तो कहीं ऐसी स्थिति की सामना नहीं करना पड़े, इसी कारण से वसुंधरा राजे समर्थकों को मैदान में उतारने के लिए पूरी तवज्जो दी गई है और 20 से ज्यादा समर्थकों को मैदान में उतार दिया। 11 तो सीधे अभी भी सिटिंग जो एमएलए हैं उनको रिपीट करके और उनको टिकट दी गई है, जिसके अंदर कालीचंद सराफ, जैसे मैंने आपको नाम बताया था पहले भी, श्रीचंद कृपलानी हैं, इसके अलावा राजस्थान के अंदर जो कैलाश चंद वर्मा हैं, इनकी जो सीटें जो निकल रही थी, क्योंकि इनका साफ तौर पर माना जा रहा था कि वसुंधरा समर्थक होने के कारण से इनको टिकट नहीं मिल पाएगी। प्रताप सिंह सिंघवी ये पूर्व मंत्री हैं, उनको मैदान में उतार दिया गया है, जो कि सीधे तौर पर वसुंधरा राजे के समर्थन में लगातार 5 साल तक बयानबाजी करते रहे, लेकिन उनको टिकट देकर के साफ तौर से जाहिर किया है, पूरी बैलेंसिंग करने की कोशिश की है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की देखें तो कांग्रेस ने तो बिल्कुल सेफ गेम खेला है। पहली सूची के अंदर 33 नाम उन्होंने घोषित किए हैं, जिसमें से सीधे तौर पर देखा जाए तो 3 लोगों के नाम, यानी एक तो अर्चना शर्मा है जो पूर्व में चुनाव हार चुकी है मालवीय नगर से, उनको दिया गया है। पुष्पेंद्र भारद्वाज है, उनको टिकट दिया गया है। तीसरा एक ललित यादव है जो बसपा से पिछली बार उन्होंने मुंडावर चुनाव लड़ा था और दूसरे स्थान पर रहे थे, यानी तो पार्टी तो तीसरे स्थान पर चली गई थी, दूसरे स्थान पर रहने वाले को चुना है ललित यादव को और उसको टिकट दिया गया। बाकी सारे नाम 29 नाम जो सीधे तौर पर रिपीट किए गए हैं, जिसके अंदर पायलट के जो गुट हैं उनमें 5 लोगों को टिकट दे दिया सीधे तौर पर। सचिन पायलट को टोंक से टिकट दिया गया है। साथ ही इसके अलावा रामनिवास गावरिया है, मुकेश भाकर हैं, इंद्रराज गुजर हैं, इन लोगों को टिकट देकर के उनको भी खुश करने की कोशिश की गई है। अभी तक धरातल पर कांग्रेस पार्टी ये दिखाना चाह रही है कि कहीं भी दोनों नेताओं के बीच में दूरियां नहीं है,
और वो सब कुछ सही चल रहा है और बड़े दिग्गज नेताओं के नाम इसके अंदर एक साथ पहली सूची में जारी कर दिया, जिससे कि ये भी अंदेशा ना रहे किसका किसी बड़े दिग्गज का टिकट कटने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहूंगा, मेवाड़ की जो राजनीति है उसके अंदर सबसे बड़ा एक अब की बार रोचक मुकाबला होने वाला है। वहां पर जो यहाँ विधानसभा अध्यक्ष हैं डॉक्टर सीपी जोशी, जो पूर्व में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, राहुल गांधी के काफी नजदीकी है, उनके सामने मेवाड़ के पूर्व राज परिवार से विश्वराज सिंह को मैदान में उतार दिया गया है। तो एक बड़ा रोचक मुकाबला जो है राजस्थान के अंदर होने वाला है। आपको ध्यान होगा सीपी जोशी पहले भी एक वोट से चुनाव हारने के कारण से मुख्यमंत्री की रेस से बाहर हो गए थे और इस बार जो है वापस से वो उनके सामने एक बड़ा जो विश्वराज सिंह को पार्टी ने उतारा है, भारतीय जनता पार्टी ने। तो मेवाड़ के अंदर जो गुलाब चंद कटारिया की सीट खाली हुई थी उसके बाद में वापस से अपने पांव जमाने के लिए पार्टी ने एक नया प्रयोग किया है। जी अब मनु जी एक सवाल पूछना चाह रहे हैं, क्योंकि जब विधानसभा चुनाव था उसके पहले यह माना जा रहा था कि पार्टी गुजरात मॉडल इस्तेमाल कर सकती है, खासकर इन तीनों ही राज्यों में। राजस्थान के बारे में तो ये कहा जाता है कि राजस्थान में एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस जैसी स्थिति दिखाई देती है। लेकिन मध्य प्रदेश में लंबे समय से सरकार वहां पर थी, करीब 19.5 साल की एंटी इनकम्बेंसी सरकार के पीछे थी, वहां पर गुजरात मॉडल की बात की जा रही थी। राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भी कुछ संकेत इसी तरह के दिए जा रहे थे, लेकिन ना छत्तीसगढ़ में हो पाया, ना मध्य प्रदेश में हो पाया और ना ये राजस्थान में दिखाई दे रहा है। आप क्या समझ रहे हैं कि यानी कि आज से 2 और 3 महीने की पुरानी रणनीति जो दिल्ली में बनाई जा रही थी और अब चुनाव के तत्काल पहले की रणनीति में जमीन आसमान का अंतर है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं मनोज इस बात को। मैं तो पहली सूची और दूसरी सूची में अंतर मान रहा हूं। पहली सूची के अंदर जिस तरह से नाम दिए गए सांसदों को, दूसरी सूची में किसी सांसद को नहीं उतारा गया, क्योंकि अभी भी राजस्थान से बड़े दिग्गज नाम जिनको आगे किया हुआ था पार्टी ने, जिसके अंदर सीधे तौर पर गजेंद्र सिंह शेखावत को कह सकते हैं कि मारवाड़ क्षेत्र से आगे किया था, जोधपुर से। बीकानेर जो संभाग है वहां से अर्जुन राम मेघवाल का नाम आगे था, अभी तक उनका इन सूचियों में कहीं भी नाम नहीं आया है। तो जो पहली सूची के अंदर जो सीधे तौर पर पार्टी ने अपनी रणनीति बनाई थी कि सांसदों को मैदान में उतार करके हर संभाग की एक जिम्मेदारी दे करके और उनके आसपास के क्षेत्र को जिताने की भी जिम्मेदारी सौंपी जाए, वो दूसरी सूची में नजर नहीं आ रही है। हो सकता है तीसरी सूची में इन लोगों को मैदान में उतारा जाए, लेकिन पार्टी ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है और जो स्थानीय स्तर पर जो लीडरशिप है उसको आगे लाने की पूरी कोशिश की जा रही है। साथ तो यहाँ देखें राजस्थान के अंदर तो पहले अलग अलग क्षेत्रों की अगर बात कर लें तो कोटा के अंदर ओम बिरला जो हैं आज सबसे आगे अपना जो प्रभाव रखते हैं केंद्र के अंदर, वो आप देख सकते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष भी इसी तरीके से बीकानेर संभाग से अर्जुन राम मेघवाल को किया गया। जो मेवाड़ क्षेत्र है वहां से सीपी जोशी को अध्यक्ष बना करके दिया कुमारी को जयपुर से मैदान में उतार करके मारवाड़ क्षेत्र से गजेंद्र सिंह शेखावत लगातार सक्रिय हैं और आगे रहते हैं। कभी कमेटियों के अंदर उनको शामिल किया गया है। अर्जुन राम मेघवाल को भी बहुत आगे जो चुनाव की कमान सौंपी गई है। तो अलग अलग क्षेत्र के नेताओं को आगे किया गया है, लेकिन रणनीति जो अलग थी अब उसके अंदर कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर नजर आ रहा है, चाहे वो संघ के दखल से नजर आ रहा हो या इसके अलावा संगठन ने जो अंतिम समय के अंदर जो सूचियां एक बार वापस से उनको भेजी थी, जिसके अंदर पहले सिंगल पैनल के नाम दिए गए, उसके बाद में जो वहां पर जिन लोगों ने तैयारियां की हुई है उनके भी नाम दिए गए हैं। इसी कारण से 8 लोगों के जो नाम कटे गए हैं मौजूदा विधायकों के, उसमें भी यही नजर आ रहा है कि चंद्रभान सिंह आख्या है जो बिल्कुल सक्रिय विधायक थे, लेकिन एन वक्त पर नरपत सिंह राजवी को जो वहां भेजा गया है चित्तौड़गढ़, उसका एक बड़ा कारण ये भी माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि भैरव सिंह शेखावत जो राजस्थान से उपराष्ट्रपति भी रहे हुए हैं और उनके दामाद का टिकट काटना, और इसी वर्ष भैरव सिंह शेखावत का जन्म शताब्दी समारोह है 23 अक्टूबर को। आज उनकी जो बेटी है रतन कंवर, उसने सुबह एक मार्मिक वीडियो भी जारी किया, लेकिन जब सूची आई तो नरपत सिंह राजवी को चित्तौड़गढ़ से टिकट मिल गया है। तो ये तमाम बातें हैं जिसके बाद में पार्टी ने दोबारा से सोच करके और अपनी रणनीति में जरूर परिवर्तन किया है। जी मनोज, वाकई अपनी रणनीति में परिवर्तन किया, यानी कि शुरुआती दौर में आज से 3-4 महीने पहले केंद्रीय नेतृत्व 2 कदम आगे था, लेकिन अब उसने बहुत ही समझदारी के साथ, या कहें कि उसके जो क्षेत्रीय क्षत्रप हैं उनको देखते हुए, उनके तेवर देखते हुए, उनकी स्थिति को भांपते हुए एक कदम पीछे भी कर लिया। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे मनु जी का जो हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी ही बारीकी